अप्लाइड फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। आपका नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट्स ऑफ फोर्स। उससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था फोर्स किसे कहते हैं। फोर्स इज ए पुश और पुल विच चेंजेस द स्टेट ऑफ ए रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स क्या है? पुश, जिसको हम पुश करते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तभी हम उस पर फोर्स लगा पाएंगे और वो ऑब्जेक्ट पुश होगा या पुल होगा। उस टर्म को हमने बोला था फोर्स। और फोर्स हमारी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद हमने बोला था इफ अ फोर्स इज हमारा क्या था, इफ ऑन अप्लाइंग फोर्स वेलोसिटी अगर हमारी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? नेगेटिव। उससे हमने प्रूव किया था F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसकी हमने डायमेंशन स्टडी की थी। हमने बोला था ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायमेंशंस ऑफ फोर्स इज, डायमेंशनल फॉर्मूला हमने फोर्स का क्या स्टडी किया था? m1 l1 t-2। अब आज हम करेंगे यूनिट्स ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट्स क्या क्या होती हैं? फर्स्ट हमने बोला था एब्सोल्यूट यूनिट। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट, तो इसमें हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट यूनिट में सबसे पहले हमने क्या बोला था? एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, unit of force in SI system is, Newton, जिसको हम N से डिनोट करते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था, किसके इक्वल होता है? F is equal to ma इन SI सिस्टम। अगर हम SI सिस्टम की बात करें, ये भी हमने 7 टर्म्स पढ़ी थी, 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं SI सिस्टम में। वो कौन कौन सी थी? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इसमें हम देखेंगे SI सिस्टम में मास हमारा किस में होता है? kg में। और एक्सेलरेशन किस में होती है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब हम इसको ऊपर लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 मीटर s-2। ये हमने कैसे निकाला एक्सेलरेशन? वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला पता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। एज वी नो वेलोसिटी हमारी किसके इक्वल होती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट को किससे मेजर करते हैं? लेंथ से। डिस्प्लेसमेंट को हम किससे मेजर करते हैं? लेंथ से। टाइम को t से, ये हमने बोला था। और लेंथ को हम किससे? लेंथ की यूनिट क्या होती है? SI यूनिट मीटर। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो ये डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर हो जाएगा, मींस टाइम का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास टाइम एक ऑलरेडी गिवन था तो ये टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। अब लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। सो हम यहाँ पुट करेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जब सेकंड को ऊपर लेकर आएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव, मींस ms-2। तो यही हमने यहाँ पुट किया। एक्सेलरेशन की वैल्यू इसके इक्वल निकली। ये यहाँ अगर हम पुट करेंगे एक्सेलरेशन किसके इक्वल आया? ms-2। तो यही हमने बोला एक्सेलरेशन की क्या होती है? ms-2। अब जब हम ये फॉर्मूले में पुट करेंगे F इज इक्वल टू ma, इसमें जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा किसके इक्वल आएगा? F इज इक्वल टू मास को हम पुट करेंगे 1 kg और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या निकली है? 1 मीटर पर सेकंड -2। तो इसका क्या आएगा? 1 kg ms-2। ये किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन। kg मीटर s-2 को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन के इक्वल। तो अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे 1 न्यूटन को? 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज ए फोर्स एक्टिंग। सो वी डिफाइन 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज a force acting
1 मीटर s माइनस 2। तो हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट हम थी हमारी थी यूनिट ऑफ फोर्स, हम यूनिट्स पढ़ रहे हैं फोर्स की। फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया, एब्सोल्यूट यूनिट, जिसकी हमारी एसआई सिस्टम है उसमें फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। एसआई यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। तो ये हमें फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसको मास को हमने स्मॉल m से डिनोट किया, एक्सेलरेशन को a से डिनोट किया। अब हम देखेंगे एसआई सिस्टम में मास को हम किससे मेजर करते हैं, किलोग्राम से, और एक्सेलरेशन को किससे करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी a की। तो इस फॉर्मूले में हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे F इज इक्वल टू ma में। तो हमारा ये किसके इक्वल आया, 1 kg मीटर s माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज ए फोर्स। 1 न्यूटन एक वो फोर्स है जो बॉडी पे एक्ट कर रही है जब मास कितना था, 1 kg, और एक्सेलरेशन कितनी थी, मीटर पर सेकंड माइनस 2। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सीजीएस यूनिट। हमने फर्स्ट डिस्कस की एब्सोल्यूट यूनिट, नाउ वी डिस्कस द सेकंड यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट में हम क्या डिस्कस करेंगे, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज, सीजीएस यूनिट में क्या होगी, ये न्यूटन थी इसकी यूनिट, तो उसमें क्या होगी, डायन, DYNE। तो वो अब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या बोला, हमारी टर्म क्या है, CGS सिस्टम। इन CGS सिस्टम, सेकंड इज CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम में हम सेम वही फॉर्मूला उठाएंगे। CGS सिस्टम में हमारा फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू ma। सो वी टेक F इज इक्वल टू ma, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। Force is equal to mass into acceleration. So अब हम CGS की बात करें, मीन्स सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड की बात कर रहे हैं, तो इसमें मास क्या होगा, ग्राम में। So where m is equal to 1 ग्राम और a is equal to 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीन्स 1 सेंटीमीटर s माइनस 2। तो ये तो हो गया हमारा मास, हम किस में लेंगे, ग्राम में। सीजीएस सिस्टम की अगर हम बात करें तो मास किस में होगा, हमारा ग्राम में, और एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, 1 सेंटीमीटर s माइनस 2। वो हमने बात की थी एब्सोल्यूट यूनिट में, मास को हमने किस में लिया था, किलोग्राम में, और एक्सेलरेशन को किस में लिया था, 1 मीटर s माइनस 2, क्योंकि वो हम बात कर रहे थे MKS सिस्टम की, SI सिस्टम की। बट सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, हम क्या लेकर चलते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो इसमें हमने सेंटीमीटर लिया और ग्राम लिया। टाइम हमारे पास हमें नहीं फाइंड आउट करना, तो हम ये दो टर्म्स लेकर चलेंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे हमारे फॉर्मूले में। सो वी पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला दैट F is equal to ma, where m is 1 gram and acceleration is 1 centimeter s minus 2. So we multiply the terms, 1 gram सेंटीमीटर s minus 2 that is equal to। So अब ये हमारी टर्म है, वो हमारा हमने किसके इक्वल निकाला था, किलोग्राम मीटर s minus 2, वो किसके इक्वल था, 1 न्यूटन के। अब ये ग्राम है, ग्राम के साथ क्या है, सेंटीमीटर, तो ये किसके इक्वल होएगा, F is equal to 1 डायन, F is equal to 1 डायन। तो ये 1 डायन के इक्वल आ गई। ये हमें याद रखना है कि 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 raised to power 5 डायन। ये हमारी वैल्यू होती है 1 न्यूटन की, किसके इक्वल होती है, 10 raised to power 5 डायन। तो इससे हम क्या लिखेंगे, 1 डायन किसके इक्वल आया, 1 डायन इज ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए मास, और मास 1 ग्राम प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितनी है, 1 सेंटीमीटर s माइनस 2। तो इससे हम क्या डिफाइन करेंगे, 1 डायन इज ए फोर्स, is a force acting on a body of mass 1 ग्राम। मास हमारा कितना लग रहा है, 1 ग्राम, प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन कितनी है हमारे पास, प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन कितनी है, 1 सेंटीमीटर s माइनस 2। तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इज 1
सेंटीमीटर S माइनस 2। तो ये किसकी डेफिनेशन होगी? डायन की भी, और हमने क्या डिफाइन कर लिया? सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट फोर्स की भी। अब हमने क्या किया स्टार्टिंग में, F इज इक्वल टू ma। हम सीजीएस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, मास को हम लेंगे ग्राम में और एक्सेलरेशन को 1 सेंटीमीटर S माइनस 2। नेक्स्ट हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मींस इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया, पुट दिस वैल्यूज इन F इज इक्वल टू ma फॉर्मूला। तो हमारा क्या था, मास क्या है 1 ग्राम, तो हमने 1 ग्राम लिख दिया। नेक्स्ट एक्सेलरेशन कितना है 1 सेंटीमीटर S माइनस 2। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1 ग्राम सेंटीमीटर S माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1 डायन। तो 1 डायन को हमने कैसे डिफाइन किया, 1 डायन इज ए फोर्स। 1 डायन वो फोर्स है जो एक्ट हो रही है बॉडी पे, जिसका मास है 1 ग्राम और एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस हो रहा है 1 सेंटीमीटर S माइनस 2। तो ये थी हमारी सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट। So our third unit is gravitational unit. First हमने पढ़ी absolute unit, second हमने क्या डिस्कस की, CGS unit। अब हम थर्ड पढ़ेंगे gravitational unit। So अब हमारी थर्ड यूनिट है जो gravitational unit। Third is gravitational unit। So अब हम gravitational unit पढ़ेंगे किसमें, MKS सिस्टम में। Gravitational unit of force is, gravitational unit of force, unit of force in MKS system is, in MKS system is kilogram weight और किलोग्राम फोर्स, जिसको हम क्या राइट कर सकते हैं kgw, और किलोग्राम फोर्स को शॉर्ट फॉर्म में क्या राइट करेंगे, किलोग्राम फोर्स kgf, और उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं kgw। तो हमने क्या बोला, इसकी एसआई यूनिट क्या है फोर्स की, या किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स। सो 1 kgf इज इक्वल टू 1 किलोग्राम फोर्स दैट इज इक्वल टू 1 kg एज इट इज। तो इसकी क्या होगी, फोर्स की क्या होगी 9.81 kg मीटर, 9.81 मीटर S माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 9.81 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9.81 kg मीटर S माइनस 2। तो ये हमारी किसकी इक्वल आ गई 1 kg F के इक्वल आ गई, दैट इज इक्वल टू 9.81 kg F kg मीटर S माइनस 2 को हमने क्या लिखा था न्यूटन, और 1 न्यूटन अभी हमने डिस्कस किया, 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है 10 रेज़ टू पावर 5 डायन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 डायन, ये हमने लर्न करनी है इसकी वैल्यू 1 न्यूटन की। तो यही वैल्यू अब हम इसमें पुट करेंगे, यही वैल्यू 1 न्यूटन की हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9.81 एज इट इज 1 न्यूटन है ये, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे 10 रेज़ टू पावर 5 डायन, दैट इज इक्वल टू 1 kg F। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, ग्रेविटेशनल यूनिट वो यूनिट है फोर्स की जिसपे हम क्या बात, इसकी यूनिट कौन सी है किलोग्राम फोर्स और किलोग्राम वेट। सो 1 kg F दैट इज इक्वल टू 1 kg एज इट इज। फोर्स की हमने क्या लिखी 9.81 मीटर पर सेकंड S माइनस 2। तो ये अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट 2 यूनिट्स जो हमने पढ़ी, एब्सोल्यूट यूनिट और CGS यूनिट, उसमें हमने पढ़ा था ये किसके इक्वल होता है न्यूटन, और ये उससे पहले हमने अभी डिस्कस किया 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है 10 रेज़ टू पावर 5 डायन। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, 1 kg F किसके इक्वल आ गया 9.81 into 10 रेज़ टू पावर 5 डायन। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे टॉपिक कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद रिजल्टेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन। तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, कि कैसे हम उसको
डिवाइड करते हैं फोर्स को। सो नेक्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। Composition of forces. Composition of forces की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। two or more forces acting simultaneously on a body दो या दो से ज्यादा फोर्स जो एक ही टाइम पे लग रही है उस टर्म को हम बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। is called composition of forces. So composition of forces की हमारी डेफिनेशन क्या है, जिसमें दो या दो से ज्यादा फोर्स एक्ट कर रही है एक ही पॉइंट पे, तो उसको हम बोलेंगे composition of forces. So next हम पढ़ेंगे resultant of forces. रिजल्टेंट फोर्सेस क्या होती है, जो ओवरऑल हमारे पास लग रही है उसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स। हम पढ़ेंगे इफ a number of forces acting simultaneously on a body अगर हमारे पास बहुत सारी फोर्स है और वो एक ही पॉइंट पे लग रही है, एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट अ सेम पॉइंट produce the same effect अगर हमारे पास नंबर ऑफ फोर्सेस एक ही टाइम पे सेम पॉइंट पे लग रही है तो वो किसके इक्वल होगी, प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट ऑफ ए सिंगल फोर्स, जो हमारी सिंगल फोर्स लग रही है, ऑफ अ सिंगल फोर्स is called resultant force. इसमें हमने क्या बोला, if a number of forces acting simultaneously on a body at a same point, मतलब अगर हमारे पास बहुत सारी फोर्स एक ही पॉइंट पे लग रही है, वो किसके इक्वल होगी, जो हमारी एक सिंगल फोर्स लग रही है, क्योंकि उसी को ही हम बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स क्या है, if a single force are acting simultaneously on a body then a single force will produce the same effect. This term is said to be resultant force. So next अब हम टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो ये तो हमारी बेसिक टर्म्स है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रिजोल्यूशन में क्या है, हम इसको डिवाइड कर देंगे फोर्सेस को दो कंपोनेंट्स में। The process of splitting a single force into two components is called the resolution of force. So अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे resolution of force. Resolution of force.
रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ये हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए सिंगल फोर्स, एक हमारे पास सिंगल फोर्स एक्ट कर रही है और उसके लिए हम क्या करेंगे, दो फोर्सेस में डिवाइड कर देंगे, सिंगल फोर्स को दो फोर्सेस में डिवाइड कर देंगे, उस टर्म को हम बोलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ रिसोर्स ऑफ फोर्सेस। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये हमारे पास एक फोर्स लग रही है F, उसको हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, एक हमने लिया अलोंग x एक्सिस, दूसरा हमने लिया अलोंग y एक्सिस। तो इधर हमारी फोर्स लग रही है Fx और अपवर्ड हमारी फोर्स लग रही है Fy। तो इस टर्म को हम बोलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो यही हमने बोला, हमारे पास एक फोर्स है F, एक फोर्स को हमने स्प्लिट कर दिया टू टर्म्स में, वो टू टर्म्स कौन सी है, Fx और Fy, दैट टर्म इज सेड टू बी रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, कंसीडर कर लिया हमने, कंसीडर अ ब्लॉक, कंसीडर कर लिया हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक है जो जिसको हम पुल कर रहे हैं एट ए फोर्स F, कंसीडर अ ब्लॉक पुल्ड having force F, having force F at an angle theta, at an angle theta, कंसीडर कर लिया हमारे पास एक ब्लॉक है जिसमें फोर्स क्या प्रोड्यूस हो रही है F और उसके साथ एंगल क्या लग रहा है थीटा, तो उसको हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, वो दो कंपोनेंट्स कौन से हैं, सो द टू कंपोनेंट्स आर, सो द टू कंपोनेंट्स आर, तो वो दो कंपोनेंट्स आपके कौन से हैं, एक हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx भी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, Fx हमारा कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल, एंड Fy भी द वर्टिकल कंपोनेंट। सो Fx भी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, Fx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट tending to displace the block in horizontal component, तो अगर ये हमने सपोज किया ये हमारे पास ब्लॉक है जिसपे फोर्स F लग रही है और एंगल क्या बन रहा है थीटा, तो हमने इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, दो कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं, Fx और Fy, ये हमने ले लिया। Fx हमारा क्या है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो क्या कर रहा है, इसको डिस्प्लेस कर रहा है इस ब्लॉक को किस कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या करता है, सेकंड Fy, द वर्टिकल कंपोनेंट tending to lift the block or to decrease its weight, और Fy हमारा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट, ये इस ब्लॉक को क्या करता है, लिफ्ट करता है, ऊपर अपनी तरफ खींचता है और इसका या तो वेट डिक्रीज होता है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, नेक्स्ट हमारे इसी में टर्म है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, when the two forces acting, इसमें हम क्या पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कि हमारे पास दो फोर्स है और दोनों एक
which are at right angle to each other, right angle to each other is called rectangular component, is called rectangular component. अब हमने क्या डिस्कस किया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है, एक फोर्स ली हमने, उसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया और दोनों क्या होने चाहिए, राइट एंगल्स पे होने चाहिए, उस टर्म को हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो इसमें हमने क्या फर्स्ट स्टडी किया, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए सिंगल फोर्स इनटू टू फोर्सेस। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स किसे बोलती हैं, एक ऐसा प्रोसेस है जिस एक फोर्स को हमने स्प्लिट किया दो कंपोनेंट्स में, उस टर्म को हम बेसिकली बोलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट हमने क्या किया, कंसीडर किया एक ब्लॉक जिस पे फोर्स लग रही है F एट एन एंगल थीटा, और एंगल उसका क्या है थीटा। तो उसमें हमने सपोज किया कि उसके दो कंपोनेंट्स हैं Fx अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और Fy अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो हम बात करेंगे अब Fx की। Fx क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, डिस्प्लेस द ब्लॉक इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसने ब्लॉक को डिस्प्लेस किया कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। और Fy हमारा क्या है, ये क्या करता है, ब्लॉक को लिफ्ट करता है। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट टर्म डिस्कस की, दैट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है, ये एक ऐसी फोर्स है जिसको हम दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते हैं, डिवाइड करते हैं, बट इसके एंगल्स क्या होने चाहिए, must be right angles to each other, that term is said to be rectangular component. So next अब हम कल डिस्कस करेंगे।